Hello everyone, welcome to the Layman Way, and this video is a part of my playlist on how to score 120 plus in UPSC prelims, where we are discussing cool tips and tricks that you can utilize to get to the right options without even knowing the answers. And guys, this program is all free, so don't forget to smash the like button, subscribe, and also turn on the notification. Alright, if you want to view our full course, you can always click on the I button in the top right corner and view our full playlist. And guys, if you're following this course, do not forget to leave a comment down below about your progress in the course, guys, so that we can motivate one another. And let's get started. So guys, let's move ahead with the course. और पिछले लेक्चर में हमने प्रीलिम्स के पेपर 2017 का एनालिसिस किया था, है ना, और देखा था कि कुछ कुछ ट्रिक्स कैसे काम करती हैं. इसमें 2016 का हम एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि 2016 में कौन से ऐसे क्वेश्चन थे जहाँ पे हम ट्रिक से क्वेश्चन कर सकते थे. ज़्यादा नहीं थे इसमें क्योंकि करंट अफेयर्स से बहुत क्वेश्चन पूछे गए थे, है ना, बट जिसमें भी ट्रिक्स लग रही हैं हम उनको देखेंगे, ठीक है, और नई नई ट्रिक्स को देखेंगे कि कौन कौन सी नई ट्रिक्स हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है. तो चलिए जल्दी से पहले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं. पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं. विद रेफरेंस टू द स्टैंड अप इंडिया स्कीम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट. तो किसी स्टैंड अप इंडिया स्कीम की बात कर रहा है, ये भी करंट अफेयर से ही क्वेश्चन है, बट लेट्स सी कि कुछ लॉजिक लगा के हम कर पाते हैं इसको कि नहीं, ठीक है. तो पहला स्टेटमेंट क्या बोला है, इट्स पर्पस इज टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप अमंग SC ST एंड वुमेन एंटरप्रेन्योर्स. और दूसरा क्या है, इट प्रोवाइड्स फॉर रीफाइनेंस थ्रू SIDBI, ठीक है. मान लो अब आपको ये क्वेश्चन नहीं आता है और आपके मार्क्स भी बहुत कम आ रहे हैं और आपका हो नहीं रहा है लेट्स से, तो आप इसको कैसे अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है. अब देखो बोल क्या रहा है, स्टैंड अप इंडिया स्कीम, ठीक है. स्टैंड अप इंडिया स्कीम को हिंदी में ट्रांसलेट करो. कभी भी ऐसे कोई डाउट हुआ करे ना, तो UPSC के पेपर में क्या होता है, इंग्लिश में भी लिखा रहता है क्वेश्चन, है ना, और हिंदी में भी लिखा रहता है, ठीक है. यहाँ पे तो हिंदी भी एक बार पढ़ लिया करो. कभी कभार क्या होता है, हिंदी से ना हमारा क्वेश्चन को देखने का व्यू चेंज हो जाता है, ठीक है. अब जैसे मान लो इसमें लिखा हुआ है स्टैंड अप इंडिया स्कीम, ठीक है. तो स्टैंड अप इंडिया का क्या मतलब हुआ, भारत को अपने पैरों पे खड़ा करना है ना, अपने पैर, ताकि इंडिया जो है वो अपने पैरों पे खड़ा हो पाए और सेल्फ रिलायंट बन पाए, राइट. यही तो मतलब हुआ है स्टैंड अप इंडिया का, है ना, सेल्फ रिलायंट बन पाए, अपने पैरों पे खड़ा हो पाए. ऐसा कब होगा, इंडिया कब अपने पैरों पे खड़ा हो सकता है, उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ सकता है और उसका डेवलपमेंट हो सकता है, जब जो जो पिछड़े हुए वर्ग हैं, जो पिछड़े हुए क्लासेस हैं इंडिया की, उनको हम ऊपर अपलिफ्ट कर पाए, है ना, तभी तो हो पाएगा. जो जो वनरेबल सेक्शंस हैं, है ना, उनको जब आप उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाओगे, उनका उनका डेवलपमेंट करोगे, तभी इंडिया एज अ होल बढ़ पाएगा, है ना. क्योंकि जो ऑलरेडी ऐसे कास्ट हैं, जो ऑलरेडी ऐसी क्लासेस हैं, जो ऑलरेडी उनका जिनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा हुआ है, उनको बढ़ा के आप क्या करोगे, उनको और डेवलप करके क्या करोगे. बात तो तब है ना जब आप जो पिछड़े हुए वर्ग हैं, जैसे OBCs हो गए, SCs हो गए, STs हो गए, इनको हो मतलब जिनके प्रति डिस्क्रिमिनेशन होता है, वुमेन हो गए, इनको आप अपलिफ्ट करो, तब जाके आप स्टैंड अप इंडिया कर पाओगे, इंडिया को अपने पैरों पे खड़ा कर पाओगे, है ना. तो पहला क्या बोल रहा है, पहला बोल रहा है कि इंटरप्रेन्योरशिप को हमको प्रमोट करना है एमंग SCs STs. तो एंटरप्रेन्योरशिप अगर हम प्रमोट करेंगे SCs ST में, क्या SCs STs और वुमेन में, तो क्या होगा, इनका अपलिफ्टमेंट होगा, है ना, इनका अपलिफ्टमेंट होगा. ये लोग लोगों को एम्प्लॉय करेंगे, ये लोग नई नई फैक्ट्री सेटअप करेंगे और इनके पास पैसा आएगा, इनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, है ना. यही पर्पज़ तो हुआ इसका. तो क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, है ना. अब देखो, अब इसमें फिर से ये स्टैंड अप इंडिया स्कीम क्या है, सरकार की स्कीम है ना. सरकार की स्कीम मैंने आपको बताया था कि जो भी गवर्नमेंट के इनिशिएटिव होते हैं, जनरली उनके जो उनको पॉजिटिव लाइट में दिखाते हैं ना, उनके पॉजिटिव स्टेटमेंट सही होते हैं, करेक्ट. एक तो ये पॉइंट था ही, ठीक है. अब आपने दूसरा, ये आपको पता है ट्रिक कि भाई जो गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं जनरली वो पॉजिटिव सेंस में दिखती हैं, लाई जाती हैं ना, पॉजिटिव लाइट में शो होती हैं. तो ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट ही तो है कि हम इंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करेंगे SCs STs और वुमेन में, ठीक है. और आपने स्टैंड अप इंडिया से क्या समझ लिया कि भाई हमको पैरों पे खड़ा करना है, तो हमको बैकवर्ड क्लासेस को अपलिफ्ट करना पड़ेगा. अपलिफ्ट कैसे कर सकते हैं, इंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करके एक वे है ये करने का, है ना, ताकि उनको पैसा आए और उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़े, है ना. तो ये स्टेटमेंट मोस्ट प्रोबेबली सही है ना. अब दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या बोल रहा है, इट प्रोवाइड्स फॉर द रीफाइनेंस थ्रू SIDBI. अब अगर आपको इसमें SIDBI का फुल फॉर्म पता है, SIDBI का फुल फॉर्म क्या होता है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया. इतना तो अगर आप UPSC का तैयारी कर रहे हो तो इतने फुल फॉर्म वगैरह तो पता होने चाहिए, है ना. तो भले ही आपने स्कीम नहीं पढ़ी है, बट थोड़े बहुत जो इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं उनके बारे में तो पता होना चाहिए गवर्नमेंट के, है ना. तो SIDBI क्या करता है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट करता है. अब इसका नाम से ही पता कर लो कि स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करता है ना, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, है ना. तो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को क्या करेगा, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को ये क्रेडिट देगा, है ना, यही इसका मतलब हुआ, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया. तो ये जब प्रमोट कर, पहले ऑप्शन में क्या बोल रहा है, हम इंटरप्रेन्योरशिप प्रमोट करेंगे. इंटरप्रेन्योरशिप का प्रमोट करने का क्या मतलब है, ये लोग
स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करेंगे एससीज एसटीज और वुमेन, और उनको फाइनेंस कौन दे सकता है? यही दे सकता है, क्योंकि ये स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के डेवलपमेंट के लिए फाइनेंस देता है ना। तो क्या हो गया, दोनों सही हो गए, है ना। और दोनों ही पॉजिटिव स्टेटमेंट्स हैं, इसमें ऐसा तो कुछ है नहीं कि कुछ बहुत ही एक्सट्रीम स्टेटमेंट दिया हो या बहुत ही ऐसा स्टेटमेंट वेग स्टेटमेंट दिया हो, है ना। तो क्या हो गया, ये सही हो गया, समझ में आ रहा है। तो ये अगर आपने स्कीम नहीं पढ़ी है तब भी आपने कर लिया। अब देखो इसमें इसमें कुछ कुछ चीज़ें भी हैं। देखो इसमें कोई भी, दोनों स्टेटमेंट में कोई भी फैक्चुअल स्टेटमेंट नहीं दिया था, ठीक है। इनमें नॉर्मल सब्जेक्टिव स्टेटमेंट दिया है कि हम एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करेंगे, हम उसको फाइनेंस करेंगे थ्रू सिडबी, है ना। अगर इसमें ऐसा दिया होता कि लेट्स से सिडबी जो है वो सिर्फ 10,000 करोड़ प्रोवाइड कर सकता है ना एस सी एस टी को, तब थोड़ा डाइसी क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि हमको ये नहीं पता कि 10,000 करोड़ करेगा कि 5,000 करोड़ करेगा, ठीक है। जब फैक्ट्स आ जाएं स्टेटमेंट में, ठीक है, तब थोड़ा डाइसी आप रहो कि भाई पता नहीं हो सकता है कि नहीं हो सकता है। बट अगर नॉर्मल सब्जेक्टिव स्टेटमेंट है, ऐसा कोई फैक्चुअल स्टेटमेंट नहीं दिया है, तो जनरली वो क्या होते हैं, और पॉजिटिव लाइट में शो हुआ है तो क्या होते हैं, वो सही होते हैं। समझ में आ गया। तो इस टाइप से दिमाग लगा के कर सकते थे, अगर नहीं भी पता है तो भी कॉमन सेंस यूज़ करो, और मतलब दिमाग खोल के पेपर दो, है ना। ट्राई टू गेट इनटू द शूज़ ऑफ द फ्रेमर ऑफ द क्वेश्चन। जो क्वेश्चन बना रहा है उसके शूज़ में जाके अपने आप को देखो कि भाई वो मतलब उसको भी इतना नहीं पता रहता है, समझ में आ रहा है। उसको भी वो फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं, आपसे जनरली अवॉइड करते हैं पूछना। वो आपसे देखते हैं कि आपका जनरल अवेयरनेस है कि नहीं, है ना। जनरल अवेयरनेस है तो क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकते हो आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट रिगार्डिंग मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ठीक है। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में कुछ चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है। पहला है, इट डिसाइड्स द आरबीआई बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट। ओके, इट इज़ अ 12 मेंबर बॉडी इंक्लूडिंग गवर्नर ऑफ आरबीआई एंड रिकॉन्स्टिट्यूटेड एवरी ईयर, ठीक है। तो तीसरा क्या है, इट फंक्शन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है। तो अब इसमें एक ट्रिक ये याद रखो कि जितनी भी कमेटीज़ होती हैं, ठीक है, जितनी भी कमेटी जिसमें आ जाता है ना, जैसे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, इसमें कमेटी वर्ड आ गया ना, तो इन कमेटीज़ का जो हेड होता है ना, चेयरमैनशिप जो होती है, वो हमेशा एक ब्यूरोक्रेट होता है ना। मोस्टली ब्यूरोक्रेट ही होता है, ठीक है। इट इज़ इट इज़ नॉट अ मिनिस्टर, ठीक है। जो जो भी कमेटीज़ होती हैं, जैसे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हो गई, तो इसका जनरली जो चेयरमैन होता है वो ब्यूरोक्रेट होता है, ठीक है। और जो काउंसिल्स होते हैं, ठीक है, जो काउंसिल होते हैं जिनमें काउंसिल वर्ड लिखा हो, है ना, उनका जनरली जो हेड होता है वो मिनिस्टर होता है, ठीक है। ऐसा होता है, मतलब ऐसा जनरली होता है, ऑप्शन से आप देखोगे तो ऐसा जनरली होता है। तो जहाँ पे भी काउंसिल वर्ड आ जाए, ठीक है, जो काउंसिल वर्ड आ जाए तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे आपका जो वहाँ पे जो चेयरमैनशिप होगा उसका वो मिनिस्टर होगा, ठीक है। और जहाँ कमेटी आ जाए तो वहाँ क्या होगा, वहाँ एक ब्यूरोक्रेट होगा, ठीक है। तो अब थर्ड स्टेटमेंट देखो क्या बोल रहा है, इट फंक्शंस अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर। मिनिस्टर तो नहीं होगा, है ना, कमेटी है वर्ड, तो ब्यूरोक्रेट होगा। ब्यूरोक्रेट मतलब जैसे गवर्नर हो गया आरबीआई का, ठीक है, तो वो हेड हो सकता है ना, इसका वो चेयरमैन हो सकता है, ठीक है। ब्यूरोक्रेट क्या होता है, परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं ना। तो आरबीआई का गवर्नर क्या है, आरबीआई का गवर्नर ब्यूरोक्रेट है ना। तो वो होगा, तो थर्ड गलत हो गया। अब जैसे ही थर्ड गलत हो गया, हमने दो दो ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया, ठीक है। तो अब हमको बस टू देखना है। अब टू में क्या बोल रहा है, 12 मेंबर की बॉडी है, तो एक्चुअली थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो ये 12 ही नहीं 6 मेंबर की बॉडी होती है ना। तो क्या बोलते हैं इसको, ये हो गया गलत, ये हो गया गलत, तो आंसर हो गया ए, ठीक है। तो इसमें बस ये क्वेश्चन मैंने इसलिए इंक्लूड किया था ताकि आपको ये बताना है कि कमेटी जो है उसको हेड हमेशा उसको हेड ब्यूरोक्रेट ही करता है मोस्टली, और जो काउंसिल होती है, जहाँ पे काउंसिल वर्ड आ जाए, उसको कौन करता है, उसको एक मिनिस्टर करता है, ठीक है। समझ में आ गया, आगे बढ़ता है। द फूड एंड दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्ड्स द स्टेटस ऑफ ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम गिहास टू ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल सिस्टम्स, ठीक है। अभी ये भी उन्होंने उससे पूछा है करंट अफेयर से, बट देखो लॉजिक और कॉमन सेंस से कैसे करेंगे। व्हाट इज़ द ओवरऑल गोल ऑफ दिस इनिशिएटिव, ठीक है। अब बोला है कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कोई स्टेटस देता है, स्टेटस का नाम दिया हुआ है ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम, ठीक है, टू ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर सिस्टम्स। इसका ओवरऑल गोल क्या है, ठीक है। तो चलो हम क्या करते हैं, ऑप्शंस पढ़ लेते हैं फिर वापस जाएंगे इसके ऊपर, ठीक है। पहला पहला क्या बोल रहा है, पहला बोल रहा है टू प्रमोट मॉडर्न टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग इन मॉडर्न फार्म मेथड्स एंड फाइनेंशियल सपोर्ट टू लोकल कम्युनिटीज ऑफ आइडेंटिफाइड गियास सो एज टू ग्रेटली इन्हांस देयर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि आप पहले ना ऑप्शंस भी देख लिया करो, क्योंकि
बहुत क्वेश्चंस में एलिमिनेशन लग रहा होता है, ठीक है। तो अगर हम ऑप्शंस देखेंगे तो उसमें देखो हमको पता चल रहा है कि 2 3 बार रिपीट हो रहा है और 3 बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो हम 2 और 3 स्टेटमेंट पहले पढ़ लेते हैं, क्योंकि अगर इन दोनों में से कोई एक एलिमिनेट हो गया तो हमारा आंसर आ जाएगा, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो हम पढ़ लेते हैं, थर्ड स्टेटमेंट स्टार्ट करते हैं। टू प्रोवाइड, थर्ड क्या बोल रहा है, टू प्रोवाइड जोग्राफिकल इंडिकेशन स्टेटस टू ऑल द वेराइटीज़ ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इन सच आइडेंटिफाइड घियास। अब इसमें क्या बोल रहा है कि ये जो ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम है ना, जिस जो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर सिस्टम को स्टेटस देता है घियास का, वो जोग्राफिकल इंडिकेशन देता है। मतलब जीआई स्टेटस पता है ना, जीआई स्टेटस क्या होता है, जीआई स्टेटस में क्या होता है, जोग्राफिकल इंडिकेशन स्टेटस क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है, कोई पर्टिकुलर जोग्राफी का जो प्रोडक्ट होता है। जैसे मान लो जैसे लेट से महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र में कोई चप्पल बन रही है, एक कोई चप्पल थी, क्या था नाम तो था उसका, कालाहारी चप्पल या कोलाहारी चप्पल, इस टाइप से था ना। तो वो सिर्फ महाराष्ट्र में बनती है। जैसे फॉर एग्जांपल चलो रसगुल्ला की बात कर लेते हैं, रसगुल्ला है ना, रसगुल्ला की बात कर लेते हैं, तो वो बंगाल, बंगाल उसके ऊपर बोलता है कि भाई ये हमारे यहाँ जो ट्रेडिशनल मेथड है, जो हमारे यहाँ मेथड है उसी से ये बनता है, ठीक है। तो ये बंगाल को जीआई, इसमें रसगुल्ला में जीआई स्टेटस मिला हुआ है ना, ये चीज़ है इसमें। जोग्राफिकल इंडिकेशन स्टेटस क्या होता है कि आप एक पर्टिकुलर जोग्राफी का वो प्रोडक्ट होता है ना, और उस पर्टिकुलर जोग्राफी में ही, मतलब वो पर्टिकुलर जोग्राफी से ही अगर कोई प्रोडक्ट ओरिजिनेट हो रहा है, उसी मेथड से, उसी प्रोसेस से बन के आ रहा है, तभी उसको हम जीआई स्टेटस देते हैं, ठीक है। अभी ये क्या बोल रहा है इसमें, इसमें ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर सिस्टम को हम जीआई स्टेटस देंगे, ऐसा तो कुछ नहीं है। जीआई सिस्टम हम ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर सिस्टम को देंगे नहीं। जीआई स्टेटस क्या होता है, अगर आप जीआई स्टेटस की बात कर रहे हो और यहाँ पे किस स्टेटस की बात हो रही है, यहाँ पे घियास की बात हो रही है, तो ये दोनों सेम थोड़ी हैं। जीआई स्टेटस और ये ग्लोबल इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम सेम थोड़ी है, ये तो अलग अलग है ना। ये तो सिर्फ एक स्टेटस है ना। यहाँ पे भी ऑल दो स्टेटस ही है, पर ये पर्टिकुलर जोग्राफी में मिलता है। ऐसा नहीं है किसी भी ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर सिस्टम को हम जाके घियास दे देंगे, है ना, ऐसा तो है नहीं, समझ में आया। ये जोग्राफिकल इंडिकेशन स्टेटस जो होता है वो एक पर्टिकुलर किसको मिलता है, प्रोडक्ट को मिलता है, जो एक पर्टिकुलर प्रोसेस और पर्टिकुलर जोग्राफी में ओरिजिनेट होता है, ठीक है, वहाँ का वो खासियत होता है ना, तभी उसको मिलता है। तो यहाँ पे जो ये एफ बात कर रहा है स्टेटस की, जो एफ स्टेटस ग्रांट करता है ये ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम का, ये सेम थोड़ी हो सकता है एज जीआई स्टेटस। ये तो गलत ही हो गया ना, ठीक है, ये तो गलत ही हो गया, तो थर्ड गलत हो गया। आंसर क्या हो गया, 2। अब इसके अलावा देखो, मान लो अगर आप ये दिमाग नहीं लगा पाते थे तो क्या कर सकते थे। अब पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, टू प्रोवाइड मॉडर्न टेक्नोलॉजी, हमको मॉडर्न टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करनी है, ट्रेनिंग इन मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स एंड फाइनेंशियल सपोर्ट टू लोकल कम्युनिटीज़ ऑफ आइडेंटिफाइड गियास सो दैट टू ग्रेटली इन्हांस देयर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। अब देखो, अब आपका क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हम एफ स्टेटस ये वाला तभी किसको देता है, ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर सिस्टम को, ना कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी को। तो इसका मकसद एफ का ये स्टेटस देने का ये है ताकि ये जो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर सिस्टम्स हैं इनको प्रिजर्व किया जा सके, है ना, ये वाली टेक्नोलॉजी को प्रिजर्व किया जा सके, है ना। तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी को हम प्रमोट थोड़ी करेंगे इसमें, समझ में आ रहा है। जब हम ट्रेडिशनल को दे रहे हैं तो मॉडर्न कैसे प्रमोट कर सकते हैं, तो कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया। तो 1 गलत हो गया, समझ में आ रहा है, 1 गलत हो गया। अब 1 हटा दो, 1 हटा दो तो आपको पता है 2 सही है ना, 2 सही है, आपको पता चल गया। अब बस 3 में दिमाग लगाना था। अब 3 में आप दिमाग लगा ही सकते हो कि भाई जीआई स्टेटस जो है वो एक पर्टिकुलर जोग्राफी में मिलता है, पर्टिकुलर जोग्राफी का जो पर्टिकुलर ओरिजिन होता है, मतलब पर्टिकुलर प्रोसेस से बनता है, उसको मिलता है, ना कि ये दोनों स्टेटस तो पहली बात अलग ही हैं, गियास और ये जीआई स्टेटस दोनों अलग है, डिफरेंट है ना। तो एक सेम तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो क्या आंसर हो गया, बी हो गया, ठीक है। इस टाइप से कर सकते थे दिमाग लगा के और एलिमिनेशन करके। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र, ठीक है। अब मैंने ये क्वेश्चन क्यों इंक्लूड किया है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जितनी भी ये बड़ी बड़ी रिवर्स हैं उनकी ट्रिब्यूटरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा, गंगा, इंडस, ठीक है, कावेरी, ठीक है, नर्मदा, तपी, और आपका ये चंबल, ये सब जो मेजर मेजर है ना, इनके तो एटलीस्ट याद कर ही लो कि कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, सारे सारे ही सही हैं इसमें, है ना। दिहांग, दिबांग, कामेंग और लोहित भी इसकी ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द टर्म कोर बैंकिंग द टर्म कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस इज समटाइम सीन इन न्यूज़। कोर बैंकिंग सॉल्यूशन की बात हो रही है, ठीक है, न्यूज़ में कोई टर्म आया होगा कोर बैंकिंग सॉल्यूशन का, उससे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स हैं, उसको हमको बताना है। अब देखो फिर से हम ऑप्शन देखते हैं, तो थर्ड 3 में आ रहा है और 1 3 में आ रहा है ना। तो या तो
फर्स्ट ऑप्शन एलिमिनेट करके आंसर आ जाएगा, या तो थर्ड ऑप्शन एलिमिनेट करके भी आंसर आ सकता है, ठीक है। बट ऐसा हर बार नहीं होगा, बट हम एक माइंड में रखेंगे कि वन और थर्ड पे हम ज़्यादा फोकस करके देखेंगे कि क्या कोई गलत है स्टेटमेंट। तो पहला पढ़ते हैं। इट इज़ द नेटवर्किंग ऑफ बैंक्स ब्रांचेस विच enables कस्टमर टू ऑपरेट देयर अकाउंट फ्रॉम एनी ब्रांच ऑफ द बैंक ऑन इट्स नेटवर्क रिगार्डलेस ऑफ वेयर दे ओपन देयर अकाउंट, ठीक है। कोई चीज़ है जो कोर बैंकिंग से रिलेटेड है, ठीक है। ये हो सकती है ना, डाउटफुल है, हो भी सकता है ऐसा कुछ कि भाई आप बिना ब्रांच जाए आप अपना अकाउंट ऑपरेट कर सकते हो। आजकल तो ऐसा होता ही है ना। दूसरा क्या है, दूसरा तो हम अभी बाद में पढ़ेंगे, थर्ड देखते हैं। थर्ड क्या है, इट इज़ अ डिटेल्ड प्रोसीजर बाय विच अ बैंक विद ह्यूज नॉन परफॉर्मिंग एसेट इज टेकन ओवर बाय अनदर बैंक। ये क्या हो गया है, ये पढ़ के ही आपको गलत कर देना चाहिए, क्योंकि भाई यहाँ पे कोर बैंकिंग सॉल्यूशन की बात हो रही है, ठीक है। एनपीए वाला जो ये मैटर है कि जो ये डिटेल प्रोसीजर होता है जिसमें बैंक का जो एनपी है, पहली बात तो देखो ये स्टेटमेंट गलत कैसे है। क्या बोल रहा है, इट इज़ अ डिटेल्ड प्रोसीजर बाय विच कोई एक बैंक जिसका एनपीए बहुत ज़्यादा है, जिसके नॉन परफॉर्मेंट एसेट्स बहुत ज़्यादा हैं, इज़ टेकन ओवर बाय अनदर बैंक। अनदर बैंक क्यों लेगा भाई ऐसे बैंक को जिसका एनपीए बहुत ज़्यादा है, क्यों लेगा ऐसे वो, उसका उसका बैलेंस शीट नहीं ख़राब हो जाएगा। तो ऐसा तो कभी बैंक करेगा ही नहीं, ऐसा तो अनटिल अनलेस बहुत ही दयालु बैंक नहीं है, गवर्नमेंट का बैंक नहीं है, तब तक तो वो ऐसा कुछ करेगा नहीं। तो ऐसा कुछ प्रोसीजर बोल देना कि भाई ये जनरलाइज स्टेटमेंट है, वो तो गलत हो गया है ना, क्योंकि कोर बैंकिंग सॉल्यूशन तो हर बैंक के लिए एप्लीकेबल होगा ना। समझ में आ रहा है। तो ये बोल देना कि ऐसा एक प्रोसीजर है जिसमें एक बैंक का एनपीए दूसरा बैंक ले लेगा, ये तो बकवास ही स्टेटमेंट हो गई। क्योंकि अगर एक बैंक का एनपीए दूसरा बैंक ले लेगा तो उस बैंक की बैलेंस शीट खराब हो जाएगी, ऐसा कोई बैंक क्यों चाहेगा, ठीक है। तो ये तो गलत हो गया स्टेटमेंट। एक तो ऐसे आप गलत कर सकते थे कि ये स्टेटमेंट ऐसे गलत हो सकता है थोड़ा लॉजिक लगा के कि भाई एक बैंक का जो एनपीए है वो दूसरा बैंक क्यों लेगा पहली बार, ठीक है। ये तो ऐसे ही गलत हो जाता। अगर मान लो इतना दिमाग नहीं लगा पा रहे हो, मान लो ये नहीं सोच पा रहे हो, तो कैसे कर सकते थे कि भाई देखो अब थोड़ा बहुत तो आपको पता ही होगा कि जो एनपीए वाला मैटर है ये किस में डील करता है, सरफाइसी और आईबीसी कोड में डील करता है ना। तो ये कोर बैंकिंग सॉल्यूशन का तो ऐसा कोई पार्टी नहीं है, ठीक है। तो वैसे भी गलत हो गया ये। तो थर्ड गलत कर दो, आंसर क्या आ गया, वन आ गया, ठीक है। तो ये देखो, अब देखो इसमें ऐसा कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको ऐसा कहीं स्टेटमेंट लिखा हुआ नहीं मिलेगा इसमें ना कि कोर बैंकिंग सॉल्यूशन ऐसा नहीं होता है ना। ये आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। और देखो हर चीज़ आप अगर ऐसे सोचोगे ना कि प्रीलिम्स में हर चीज़ रट के जानी है और हर चीज़ रट के हो जाएगी, तो बिल्कुल ही गलत सोच रहे हो, ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे दिमाग लगाने वाली चीज़ होती है। आप अगर ऐसे करके एलिमिनेट कर पा रहे हो तो आपके आधे क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो जाएंगे, समझ में आ रहा है, आधे क्वेश्चन। तो इतना मतलब स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, बस दिमाग खोल के पेपर दो और प्रैक्टिस करो मॉक्स को कि कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है। ये सब टेक्निक्स आपको डेवलप करना पड़ेगा, तभी प्रीलिम्स में अच्छे मार्क्स आएंगे। आगे बढ़ते हैं। मिशन इंद्रधनुष लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर्टेन्स टू, अगेन अ करंट अफेयर्स क्वेश्चन, ठीक है। बट हम इसको कैसे करेंगे देखना। इंद्रधनुष की बात हो रही है, कोई मिशन है, पहली बात तो कोई मिशन है, ठीक है। कोई मिशन है इंद्रधनुष जिसकी बात हो रही है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है, ठीक है, उसकी बात हो रही है। पहला क्या है, इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट वुमेन, क्या पता हो सकता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ स्मार्ट सिटीज़ अक्रॉस द कंट्री, तो भाई अगर ये मिशन इंद्रधनुष करेगा तो स्मार्ट सिटी मिशन क्या करेगा, है ना, स्मार्ट सिटी मिशन है ये वाला, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। इंडियाज़ ओन सर्च फॉर अर्थ लाइक प्लैनेट्स इन आउटर स्पेस, बहुत ही वेग स्टेटमेंट है, आर्बिटरी स्टेटमेंट है, ऐसा तो कुछ है नहीं। और अगर ऐसा है भी तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्यों लॉन्च करेगा, तो फिर उसका यहाँ पे लिखा होना चाहिए था इसरो करेगा वो, है ना। हाँ, क्योंकि इसरो ही स्पेस एजेंसी है अभी, है ना, वही ये सब काम कर सकती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्यों करेगी जाके, थोड़ी यूनिट वहाँ स्पेस में जाके अर्थ लाइक प्लैनेट ढूंढेंगे, है ना। तो यहाँ पे इसरो लिखा होना चाहिए था अगर ऐसा होता तो। ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ये तो गलत है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी नहीं है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन लॉन्च करती है ना, और ऐसा कोई मिशन थोड़ी है, ये तो पॉलिसी है। इसमें मिशन क्यों आएगा, ये कोई मिशन थोड़ी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लॉन्च करना कोई मिशन थोड़ी है ना। मिशन तो क्या होता है जिसमें आपको कोई आपका टारगेट होता है कि आप ये चीज़ करोगे, आप इस चीज़ को परफॉर्म करोगे। एजुकेशन पॉलिसी तो एक पॉलिसी है, कोई ड्राफ्ट स्टेटमेंट है ये, है ना। तो ये भी नहीं होगा, तो क्या हुआ, बचा क्या, ए बचा, राइट। अगर आपको नहीं भी मालूम है ये, तो भी आप लॉजिक से ए कर सकते थे इसको कि नहीं कर सकते थे, सिंपल था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द एम ऑफ ग्रीन इंडिया मिशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। किसकी बात हो रही है, ग्रीन इंडिया मिशन की बात हो रही है, ठीक है। ग्रीन इंडिया मतलब क्या है, ग्रीन इंडिया मतलब हमको ग्रीनरी लानी है ना, सोसाइटी में ग्रीनरी लाएंगे। ग्रीनरी मतलब कैसे ला सकते हो, पेड़ लगा के ला सकते हो ना ग्रीनरी।
तो इतना बेसिक समझ में आ गया। इसमें कोई दिमाग लगाने वाली बात नहीं। अगर नहीं भी पढ़ा है तो इतना कोई भी बता देगा ना, ग्रीन मतलब पेड़ लगाना है हमको, है ना। ये सब समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब पहले एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन में क्या क्या है, 1 है 2 में, 3 है 3 में, ठीक है। तो थर्ड स्टेटमेंट से स्टार्ट करते हैं। रिस्टोरिंग एंड इन्हांसिंग फॉरेस्ट कवर एंड रिस्पॉन्डिंग टू क्लाइमेट चेंज बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ अडेप्शन एंड मिटिगेशन मेजर्स। बहुत ही सब्जेक्टिव स्टेटमेंट है और बहुत ही नॉर्मल सी स्टेटमेंट है कि हम फॉरेस्ट कवर बढ़ाएंगे, पेड़ वेड़ लगाएंगे, है ना। तो सही होगी, थर्ड सही है, ठीक है। थर्ड तो सही है, चलो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब 2 बार कौन सा रिपीट हो रहा है, 1 और 2 दोनों में बराबर देख लेते हैं। दूसरा पढ़ते हैं। लॉन्चिंग द सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन टू इनहांस एग्रीकल्चर आउटपुट सो एज टू एंश्योर फूड सिक्योरिटी टू वन एंड ऑल इन फ्यूचर। ऐसा कुछ एम है क्या? ग्रीन रिवॉल्यूशन किसके लिए होता है? ग्रीन रिवॉल्यूशन जो जिसकी ये बात कर रहा है, सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन की ये बात कर रहा है, जिसमें हमको फूड सिक्योरिटी बढ़ानी है ना। फूड सिक्योरिटी बढ़ानी, तो ऐसा कुछ था क्या? ग्रीन रिवॉल्यूशन तो कब आया था? 1960s में आया था ना ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो तब जब हमको वीट और राइस का वो करना था, क्या बोलते हैं, आउटपुट बढ़ाना था, तब हमने बात किया था। अभी तो काफ़ी अच्छा आउटपुट है, ऐसा कमी थोड़ी है इंडिया की में, स्कार्सिटी थोड़ी है राइस और वीट की, है ना। तो ये सब तो बेकार हो गया कि सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन हम लॉन्च करेंगे, ऐसा तो कुछ होगा नहीं। हमने तो देखा था कि ये पेड़ लगाने से मतलब है इसमें, है ना। तो यहाँ तो पेड़ वेड़ तो कुछ लग नहीं रहा है, तो 2 गलत हो गया। 2 अगर गलत हो गया, है ना, और 3 हमको पता है सही है, तो क्या हो गया आंसर? सी हो गया ना। पहला ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कॉमन सेंस से हो रहे हैं क्वेश्चन, अभी तक देख लेना। विद रेफरेंस टू द प्री पैकेज आइटम्स इन इंडिया। कोई प्री पैकेज जो पहले से पैक होके आते हैं ना आइटम्स, जैसे आप कैंड आइटम्स लेते हो या फिर जो रेफ्रिजरेटेड आइटम्स लेते हो, जैसे नगेट्स वगैरह, है ना, वो पैक्ड होके आते हैं ना। जो पैक्ड आइटम्स होते हैं, इट इज़ मैंडेटरी टू द मैन्युफैक्चरर टू पुट विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑन द मेन लेबल एज पर फूड सिक्योरिटी फसाई के जो पैकेजिंग एंड लेबलिंग रेगुलेशंस हैं। तो जब आप मान लो, जब आप अंकल चिप्स का पैकेट लेने जाते हो, ठीक है, तो पैक्ड आइटम है वो, ठीक है। उसके पीछे क्या क्या इन्फॉर्मेशन लिखी रहती है, वो ये पूछ रहा है। तो देखो, ये क्वेश्चन मैंने आपको इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि आपका ना जनरल अवेयरनेस, जनरल आप जब सामान लेने जाते हो वो भी अवेयरनेस मैटर करता है। ऐसा नहीं कि आप बस बुकिश नॉलेज पे जा रहे हो, समझ में आ रहा है। तो काफ़ी अपनी सोसाइटी में जब आप रहते हो तो काफ़ी ऑब्जर्वेंट रहा करो, ठीक है, कि भाई ये चीज़ क्या है, ये चीज़ क्या है, क्यूरियस रहा करो चीज़ों के लिए, है ना। तो ये सब आपका बेसिक ही चेक करता है, कोई ऐसे हाई फाई चीज़ें नहीं बता रहा है, ठीक है। फसाई के कुछ पैकेजिंग एंड लेबलिंग रेगुलेशंस हैं, उनके हिसाब से जो पैकेज आइटम आते हैं जैसे अंकल चिप्स वगैरह, उसमें पीछे क्या क्या इन्फॉर्मेशन मेंशन होना चाहिए, ठीक है, ये बोल रहा है। तो पहला है लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स इंक्लूडिंग एडिटिव्स। ये तो होता ही है ना, उसमें लिखा रहता है शुगर इतना है, फैट इतना है, प्रोटीन इतना है ना। इंग्रेडिएंट्स भी पीछे लिखे रहते हैं ना, इंग्रेडिएंट्स तो लिखे ही रहता है, आपने देखा होगा पीछे। तो ये सब हो गया। न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन भी लिखी रहती है, प्रोटीन इतना परसेंट है, फैट इतना परसेंट है, ये सब भी लिखा रहता है। तो 1 और 2 सही हो गया। अगर 1 और 2 सही है तो ए और सी में से आंसर है हमारा, ठीक है। तो या तो 4 सही है तो 3 सही है। और ये क्या लिखा हुआ है, वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन, ये भी होता है ना, कि वेज है कि नॉन वेज है। रिकमेंडेशन इफ एनी, ये सब तो नहीं होता। बाय मेडिकल प्रोफेशन अबाउट द पॉसिबिलिटी, ये सब तो हो ही नहीं सकता। देखो थर्ड ऑप्शन तो इसमें हो ही नहीं सकता, क्योंकि रिकमेंडेशन कोई मेडिकल प्रोफेशनल वाला हर किसी फूड के आइटम पे थोड़ी इतना बड़ा लिखा रहेगा, समझ में आ रहा है। ये सब तो बेकार चीज़ है, ऐसा तो नहीं लिखा रहता है ना। ये तो तब जाता है आप जब किसी आप जब किसी के पास जाते हो कंसल्ट करने की, मेरे को ये खाने से ये प्रॉब्लम हो गया, तब वो जाके आपको ये सब देता है ना। तो और पहली बात तो देखो, अगर मेडिकल प्रोफेशन वाला ये बताएगा कि पॉसिबिलिटी क्या है एलर्जिक रिएक्शन की, तो हर किसी बंदे के लिए अलग अलग होती है। आप ऐसे जनरलाइज थोड़ी बोल सकते हो कि हाँ इसको खाने से ये वाला एलर्जी रिएक्शन हो जाएगा, है ना, ये तो गलत है। तो ऐसे तो वैसे भी नहीं हो सकता, ये सब तो लिखा ही नहीं रहता। कभी आपने देखा है क्या किसी पैकेट के पीछे ऐसे लिखा हो कि भाई इसको खाने से एलर्जी हो जाएगी? ऐसा तो होता नहीं है ना। थर्ड गलत हो गया, तो सी ऑप्शन हो गया इसका आंसर। समझ में आया? तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना रहने देते हैं, बाकी कंसेप्ट्स नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को रिकमेंड करें अपने दोस्तों को। और आप हमको अपने डाउट्स और क्वेरीज़ जो हैं वो queries@thelaymanway.com पे भेज सकते हैं, जहाँ पे हम आपका रिप्लाई इंस्टेंटली करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक पढ़ते रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।